Hello students, hi, welcome back to my channel Learning with Divya. Today we talked about practice set number 6 जो कि आपका एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है। मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराती जाऊंगी और करा भी चुकी हूँ। मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराऊंगी जो कि आपके रोग एवं टीकाकरण से संबंधित उसमें प्रश्न आपसे आपके सामने आएंगे और आपको अच्छा लगेगा, आपको सॉल्व करने में एक हेल्प मिलेगी कि कौन सी बीमारी का क्या कारण है, क्या वैक्सीनेशन है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले टॉपिक को क्लियर करा रही हूँ और वो टॉपिक जो है यहाँ यूट्यूब पे ही क्लियर कराती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मैम आप क्या कोई पेड क्लास चलाते हो, कोई ऑफलाइन क्लास लेते हो? नहीं, मेरा कोई भी महाबचत ऑफर नहीं चलता, कोई पेड क्लास नहीं चलती। मेरा जो कुछ भी है वो सब आपके सामने ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उतना ही रिचार्ज आपको करना है जितना आप देखने के लिए करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस को, बस वही खर्चा है। बाकी पीडीएफ की बात रही, वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूंगी विदाउट एनी कॉस्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं। मेरा किसी भी प्रकार का कोई पेड क्लास, कोई महाबचत ऑफर कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर ही। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर जाइए, लर्निंग विद दिव्या को ज्वाइन कीजिए, वहां जाकर के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, रोग और टीकाकरण से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। मैं पहले टॉपिक क्लियर करूंगी, फर्स्ट मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, और फिर उससे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट क्लियर करवाऊंगी यूट्यूब पर ही। और मैं इससे रिलेटेड पढ़ा भी चुकी हूँ, जैसे मैंने टीकाकरण के बारे में पढ़ाया, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ाया, तो वो पढ़ लीजिएगा, फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के अंदर ही मतलब भीतर जनन करता है? मैं पूरी कोशिश करूंगी बायलिंगुअल रहने की, और मैंने आज पूरी कोशिश करी है कि मैं क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही प्रोवाइड करवाऊं और इंग्लिश में मैं इसको जो है एक्सप्लेन करती चलूंगी। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु है, जो परपोषी कोशिका मतलब ऐसे सेल्स, मतलब लिविंग सेल्स, आप समझ लीजिए लिविंग सेल्स के अंदर डेवलप होता है। तो देखिए, जब हम वायरस की बात करते हैं ना, विषाणु की बात करते हैं, वायरस को मैंने आपको शुरू में भी पढ़ाया है और हमेशा बताती आई हूं कि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, आपके प्रोटोजोआ होता है। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो बाहर जब मतलब बॉडी के बाहर जब रहता है तो वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, वायरस लाइक सर्दी है, जुकाम है, और बहुत खतरनाक बीमारियों के वायरस होते हैं, तो ये रैपिड ग्रोथ करते हैं, ये बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं जब ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्टिव हो जाते हैं बॉडी के अंदर पहुंच के आपके। जैसे कोरोना का वायरस है, तो वायरस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं स्पेशली जो डेवलप कहाँ होते हैं, कहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, कहाँ गुणन करते हैं, कहाँ इनका जनन होता है, तो बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर जाकर के ये जो है प्रोडक्शन इनका इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये एक तरीके से आप समझ लीजिए बढ़ते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, इनकी संख्या, इनका गुणांक बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बॉडी के अंदर, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सजीव लोग होते हैं उनके अंदर जाकर के। तो विषाणु की एक स्पेशल कैटेगरी होती है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया आंसर आपके विषाणु, that is virus. Now the second question is, ऐसा मानव रोग बताइए जो विषाणु के कारण होता है। लास्ट वीडियो में और इससे बहुत सारी प्रीवियस वीडियो को आप देखिएगा चैनल पर, पीजीटी से संबंधित मतलब बहुत सारी वीडियोस होंगी, क्योंकि ये सिलेबस जो हार्ड कोर सिलेबस हो जाता है पीजीटी का, उसमें एनाटॉमी से बहुत सिलेबस आता है, आपके टीजीटी में भी आता है, एलटी ग्रेड में भी आता है। तो पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में सारी आपको मिलेंगी अलग अलग वीडियो, जैसे जीवाणु से संबंधित कौन कौन सी बीमारी है, विषाणु से संबंधित कौन सी है, प्रोटोजोआ से कौन सी है, कवक से कौन सी है, मैंने अलग अलग भी कराया है, और 100 रोग करके भी कराया है, मानव रोग करके ऐसा कुछ है, उसमें 100 क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं। तो और लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में कौन सी वायरस से होती हैं, कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, मतलब संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग क्या है, आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप आंसर कीजिए, ऐसा मानव रोग जो विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है, टाइफाइड है, पेचिश है, इन्फ्लुएंजा है या हैजा है?
तो आपकी ये हो जाएगा यहाँ पे पेचिश, क्योंकि टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, हैजा ये सब आपके बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। कौन सी डिजीजेज है? बैक्टीरियल, मतलब जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं? कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है, जो लिविंग सेल्स हैं, जैसे हम, ठीक है, हम लिविंग सेल्स हैं, हमारे अंदर लिविंग सेल्स हैं, तो जब कोई बैक्टीरिया, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो ऐसी कौन सी दवाएं हम लेते हैं जिससे वो मर जाते हैं? औषधियां मतलब दवाएं। दर्दनाशक लेते हैं आप, पेन किलर, या प्रतिरक्षी लेते हैं आप, या प्रतिजीवी या प्रतिजैविक औषधियां लेते हैं, या वैक्सीन लेते हैं? देखिए, जो वायरस होता है ना, सर्दी जुकाम हो गया आपको, आप कोई भी एंटीबायोटिक लीजिए, सर्दी जुकाम आपका जल्दी जाता नहीं है, अपना टाइम लेकर के जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बहुत रैपिड जो अगर असर अपना दिखाते हैं तो वो बैक्टीरियल डिजीज पे दिखाते हैं। जैसे टीबी हो गई, तो टीबी जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं लेते वो खत्म ही नहीं होता है। टीबी जो बीमारी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जो दवाएं होती हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारती हैं, मतलब उनको बोलते क्या, उनको टर्म क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए होता है प्रतिजीवी औषधियां, या इनको बोलते हैं प्रतिजैविक, या आप इसको नॉर्मल भाषा में बोलिए एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। प्रतिजैविक या प्रतिजीवी या एंटीबायोटिक्स एक ऐसी औषधि हैं या ऐसी दवाएं हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती हैं। प्रतिजैविक औषधियां जीवाणुओं, कवकों, सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होती हैं। और ये बनाई कैसे जाती हैं? इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। बस इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर दी जाती है। जैसे कोरोना की वैक्सीन है, फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत चर्चा में रही है, जो आपको वैक्सीन लगा है कोविड का, उसमें आपके अंदर कोविड का वायरस ही डाला जा रहा है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में डाला जा रहा है। वो इसलिए डाला जाता है जो हमारे आरएनए हैं, डीएनए हैं, वो पहचान जाए, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो पहचान जाए कि ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरिया है, हमें इसके अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक्स बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उसका वायरस इस तरीके से है, उसमें ऐसे कुछ डिजाइन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब हमारी बॉडी में ये वायरस एंटर कर गया, ये बैक्टीरिया एंटर कर गया, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो तो इससे पहचान ही नहीं थी, कोरोना वायरस से हमारी बॉडी पहचान ही नहीं थी, तो इसीलिए वो एंटीबायोटिक्स बना ही नहीं पा रही थी। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये जो एंटीजन है वो इसको पहचान ही नहीं पा रही थी, ये जो डिजाइन है इसे पहचान ही नहीं पा रही थी, ठीक है, और नहीं बना पा रही थी। अब क्या करा है, वैक्सीन लगा के क्या करा, ऐसा ही सेम उन्होंने अंदर डाल दिया, इनएक्टिव फॉर्म में डाल दिया। अब अगर कोरोना का वायरस पकड़ता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसी इस टाइप की, अगर मान लीजिए उसका ऐसा डिजाइन है, तो इस टाइप की एंटीबायोटिक्स बना लेती हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल और इतनी साधारण भाषा में मैंने आपको ये चीज समझाई। अभी भी आप नहीं समझ पाए तो बहुत मतलब अजीब बात है, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, एंटीबॉडीज कैसे बनाता है किसी भी एंटीजन, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी जीवाणु, विषाणु के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक अंग्रेज साइंटिस्ट है जिन्होंने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। बस तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी औषधियां लेते हैं। हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उन्हें हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं या प्रतिजीवी बोलते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल रोटी बनाते हैं आप, ब्रेड बनाते हैं आप, तो उसके दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हम कैसे बनाते हैं, किसी भी चीज को फर्मेंट कैसे करते हैं? यीस्ट डालते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डालते हैं ना, तो क्या उसमें कौन सी गैस बनती है जिसकी वजह से वो फर्मेंट हो जाता है, फूल जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ये होता है आपके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उसके अंदर बन जाती है? CO2 बन जाती है, जिसकी वजह से आपका डबल रोटी है, ब्रेड है, उसका जो आटा होता है वो फूल जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है, मतलब प्रोटोजोअल डिजीज है। डेंगू है, पोलियो है, मलेरिया है, खसरा है। हमने बात करी थी कि मलेरिया क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और
जो है आपके 3-4 तरीके का मलेरिया होता है, बट हमारे इंडिया में जो है वो वैक्सी करके है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मलेरिया के बारे में और ज़्यादा पढ़ाऊंगी। फिलहाल एक वेक्टर मैंने आपको बताया था जब संचारी रोग बता रही थी कि संचारी रोग जो होते हैं वो केवल और केवल सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से होते हैं। फिर वो कोई भी सूक्ष्म जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, ठीक है, कोई भी। तो संचारी रोग फैलते ही एक दूसरे से संचार होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं संचारी रोग। तो वेक्टर डिजीज भी बोलते हैं इसको आपके। वेक्टर डिजीज मतलब कि कोई और कारण है, उसने क्या करा, जो मच्छर होते हैं आपके, जो ये मलेरिया का जो मच्छर होता है मादा एनीफिलीज, ये प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, ये प्रेग्नेंट मादा एनीफिलीज, इसीलिए इसको इसमें फीमेल होती है, जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होती है। इसके पैरों में वो प्लाज्मोडियम, वो जो प्रोटोजोआ होता है वो चिपक जाता है। अब वो कहीं से भी चिपक सकता है, किसी ने थूका, किसी ने छींका, या कुछ भी तरीके से संचार से उसके चिपक जाता है। और ये जब आपकी बॉडी पर बैठती है और काटती है तो वहां पर जो वो चिपके, उसके पैर में जो वो चिपके होते हैं प्रोटोजोआ, वो आपकी बॉडी में छूट जाते हैं। और जब ये काटती है तो वहां पे एक होल सा हो जाता है, ब्लड को अपने अंदर सक करती है, उसी होल के थ्रू जो है ये प्रोटोजोआ बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दैट्स वाई जो है आपको मलेरिया कॉज होता है। आपको समझ में आया? किसी मच्छर के अंदर वो प्रोटोजोआ नहीं पाया जाता है। जो मादा एनीफिलीज है, जो मच्छर मादा एनीफिलीज है, जिसकी वजह से, जिसके काटने की वजह से मलेरिया होता है, उसके अंदर वो प्रोटोजोआ नहीं पाया जाता है, ना ही वो प्रोटोजोआ लेके पैदा हुई है, उसके खुद के वो प्रोटोजोआ चिपक जाता है और वो अननोन होती है इस चीज से। लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो सक करती है, उसको ब्लड की जरूरत होती है, वो किसी की भी बॉडी पे जाके सक करती है और वो प्रोटोजोआ उसके ऊपर जो है चिपक जाते हैं, उसको खुद को नहीं पता होता है। और जब वो आपकी बॉडी के ऊपर बैठती है, जहां से काटती है, वहीं पे वो प्रोटोजोआ छोड़ती है और वो प्रोटोजोआ किसी भी वजह से, आपका कभी घाव हो गया हो, घाव के थ्रू एंटर कर सकते हैं, आपके छेद जहां पे उसने काटा वहां से एंटर कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है मलेरिया कॉज होता है। क्लियर? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। कॉलम ए है, उसमें आपको साइंटिस्ट के नेम है, वैज्ञानिकों के नाम है। कॉलम बी में दी गई उनकी खोज से उसको मिलान करना है। 2 कॉलम है, आपको उनको मिला देना है। चलिए फिर मिला देते हैं। लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो आप बता दीजिए फटाफट से। लुईस पाश्चर ने क्या करा था? देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे टाइफाइड ना होके यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है, क्या होगा? किण्वन। फर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं ना हिंदी में? किण्वन। तो लुईस पाश्चर ने जो है आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस को जेनरेट किया था, मतलब उन्होंने खोजा था। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ना, जिसे आप किण्वन बोलते हैं, वो लुईस पाश्चर ने खोजी थी। ठीक। रॉबर्ट कोच ने आपके खोजा एंथ्रेक्स जीवाणु। एंथ्रेक्स जीवाणु जिसकी वजह से आपकी एक बीमारी है एंथ्रेसिस करके, वो होती है। तो एंथ्रेक्स जीवाणु रॉबर्ट कोच ने खोजा। एडवर्ड जेनर ने जो है आपके छोटी माता के लिए वैक्सीन खोजी। मतलब आप समझ लीजिए चेचक की, जो चेचक का टीका जिसे बोलते हैं, सबसे पहले छोटी माता, जो छोटी चेचक होती है, उसके लिए ही वैक्सीन खोजी गई थी। और भारत जो है वो छोटी माता से मुक्त हो चुका है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ब्रॉड है, अभी और चलता रहेगा। अभी मुझे आपको इसका इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ाना है, बहुत सारी बीमारियों का उद्भवन काल पढ़ाना है, संक्रमण काल पढ़ाना है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी थोड़ा और ये बढ़ेगा, फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने छोटी माता के लिए वैक्सीन खोजी। देन आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को आविष्कार किया था। तो इस तरीके से आपके दोनों कॉलम मैच हो गए होंगे। लुईस पाश्चर का यहाँ पे किण्वन हो जाएगा, मतलब फर्मेंटेशन के प्रोसेस को किसने खोजा? जो आप फर्मेंट करते हैं किसी भी चीज को, किण्वन करते हैं, वो लुईस पाश्चर ने खोजा था। रॉबर्ट कोच ने आपके एंथ्रेक्स जीवाणु को खोजा। एडवर्ड जेनर ने छोटी माता के लिए वैक्सीन, या सिंपल आप बोलिए चेचक के टीके की खोज की। थोड़े अलग तरीके से पूछ लिया है मैंने ये क्वेश्चन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेनिसिलिन की खोज की। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ी माता था, ये छोटी माता ही 2 बार हो गया है। ठीक है, बड़ी माता या कुछ भी था, एक छोटी माता के लिए फिलहाल वैक्सीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके का ही है। कॉलम ए में आपके कुछ सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। कॉलम बी में उनके वर्ग के साथ आपको उसको मिलान करना है। तो कॉलम ए आपके सामने आपके स्क्रीन पर, एंड कॉलम बी मिलान कीजिए। लैक्टोबैसिलस क्या है? एस्परजिलस क्या है? स्पाइरोगाइरा क्या है? पैरामीशियम क्या है? लैक्टोबैसिलस आपके जीवाणु हैं,
क्या है लैक्टोबैसिलस? जीवाणु है, बहुत सिंपल है, आपको 50 बार आप पढ़ चुके हैं, हजारों बार पढ़ चुके हैं कि दूध में पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध से दही बन जाता है। एस्परजिलस क्या है आपके? फंजाई है, ठीक है। एस्परजिलस आपके फंजाई है, दैट इज कवक, इसको बोलते हैं कवक, ठीक। स्पायरोगायरा आपके शैवाल है, शैवाल की कैटेगरी है स्पायरोगायरा। और पैरामीशियम है, अमीवा है, ये आपके प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। जब आप टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग पढ़ते हैं ना, कि बैक्टीरिया में आपने अलग अलग शेप्स पढ़ी, वायरस में पढ़ी, फिर प्रोटोजोआ कौन है, कौन कौन से होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। स्पायरोगायरा आपके शैवाल का एग्जाम्पल है। फंजाई में आपके यीस्ट आ जाते हैं, मोल्ड्स आ जाते हैं, एस्परजिलस आ जाते हैं, तो ये फंजाई कवक के एग्जाम्पल्स हैं, जिसकी वजह से एथलीट फूट, दमा, खुजली, दांत खाज खुजली की बीमारी होती है, वो सब आपके फंजाई की वजह से होती हैं, ठीक है। नॉट फंगी, इट्स फंजाई। कुछ लोग फंगी फंगी बोलते हैं, फंगी नहीं होता, इट्स फंजाई। नाउ द नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, मतलब एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या ईस्ट? तो सिंपल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो कि क्या है? एक प्रतिजैविक है, प्रतिजीवी है या एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मच्छर, तितली? तो आप आंख बंद करके लगा ही देंगे, मादा एनीफिलीज मच्छर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। संचरणीय रोगों, संचरणीय मतलब संचरित, संचार होने वाली, कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रामक रोग, जो जिसको कई नामों से हम बुलाते हैं, क्या क्या बुलाते हैं? संक्रामक या संचारी रोग या संचरणीय रोग, और इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे मुख्य कारक क्या होता है? सबसे मोस्ट वैलिड फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये फैलते हैं? चींटी है, घरेलू मक्खी है, ड्रैगन मक्खी है या मकड़ी है? तो घरेलू मक्खी सबसे मोस्ट कॉमन एंड सबसे मोस्ट वर्सटाइल फैक्टर आपके घरेलू मक्खी है। क्यों? सबसे ज्यादा लोग घर में बीमार हो जाते हैं, घर में खाना खुला है, स्वच्छता नहीं है, उस पर मक्खियां भिनक रही हैं, पानी खुला है, और उनके तो पैरों में, हाथों में, वो तो कहीं भी बैठती हैं, जीवाणु विषाणु चिपक ही जाते हैं, जिसकी जो क्या होता है, फूड आपका कंटामिनेट हो गया, वाटर आपका कंटामिनेट हो गया, और आपने कंज्यूम कर लिया और आप बीमारी से ग्रसित हो गए। तो संचारित रोग, संचरित हो रहा है रोग, उसका सबसे मुख्य कारक है आपके घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेड इडली फूल जाती है। आप ब्रेड फुलाते हैं, इडली फुलाते हैं, अप्पे फुलाते हैं, इसका कारण क्या है? उसमें उष्णता बन जाती है, उसमें पसीने की वजह से फूल जाते हैं, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है, या माड़ने का कारण, मतलब इस तरीके से आपने आटे को माड़ा है, गूंथा है, कुछ आपने अलग ही टेक्निक लगाई है, क्या कारण होता है आपकी ब्रेड फूल जाती है, आपकी इडली फूल जाती है? उसमें ईस्ट सेल की वृद्धि होती है। जो आप उसमें जो भी ईस्ट डालते हैं, वो जो सेल है वो उसमें क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपकी ब्रेड और इडली फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पर होता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्सीजन? तो आपके चीनी से जब अल्कोहल बनाते हैं, देन आपके इसमें ईस्ट का उत्पादन, ईस्ट का यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, और उस प्रोसेस को आपके बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन हिंदी में आप बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। ये जीव दिए हुए हैं आपके पास कॉलम 1 में, और ये है आपके पास कॉलम 2, ठीक है। ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है। अब जीवाणु क्या करते हैं, राइजोबियम क्या करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, एक प्रोटोजोआ क्या करता है, और एक विषाणु क्या करते हैं? तो बहुत सिंपल है, आपके जीवाणु प्रतिजैविक उत्पादित करने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। राइजोबियम आपके ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको हेल्प करता है। जो ये आपके प्लांट्स होते हैं, ये जो एयर में जो नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा 70% नाइट्रोजन होती है ना, तो उसको क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब अपनी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसको फिक्स करते हैं। फिक्सेशन मतलब स्थिर कर लेते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम, ठीक। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही के जमने में हेल्प करता है, ठीक है।
ईस्ट क्या करता है, आपके ब्रेड की बेकिंग में हेल्प करता है। भाई ब्रेड फूल गया, मैदा फूल गया आपका, ईस्ट ब्रेड की बेकिंग में हेल्प करता है। एक प्रोटोजोआ आपके मलेरिया का कारक हो सकता है। मलेरिया जो है आपके प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। और एक विषाणु आपके एड्स का कारक है, HIV वायरस एक विषाणु आपके एड्स का कारक है। सो क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिटनस रोग, टिटनस जो हो जाता है आपके, जिसका टीका मैंने आपको बताया था कब लगता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पर जब उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, सबसे पहला टीका तो उसको तभी लगता है, टिटनस का टीका। इम्यूनाइजेशन वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को टीके कब कब लगते हैं, बच्चों को कौन सा टीका कब लगता है, आप पढ़ सकते हैं, आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो जो टिटनस बीमारी है ये किस अंग को प्रभावित करती है, जैसे टाइफाइड आपके आंतों को प्रभावित करती है, मलेरिया में आपके RBC प्रभावित होती हैं। टिटनस में किस अंग को प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली, फेफड़े। तो टिटनस जो है आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% आते हैं। या तो कुछ भी पूछ सकता है, बीमारी का कारण, कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या उद्भवन काल है, क्या संक्रमण काल है, ये आपको पढ़ना होगा। मैं पढ़ाऊंगी भी, फिर मैं आपको अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी है और मैं बताऊंगी, और देन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस या ABC दोनों, तीनों। तो आपके प्रोटोजोआ की वजह से जो है आपके मलेरिया, पायरिया और पेचिस भी आपके होता है, तीनों ही जो है प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी है, ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज होती है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, और इससे भी रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नॉट सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट हैं, चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, उनको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। 68% स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो चैनल तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, और रेगुलरली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, कुछ उसमें जाता नहीं है, मैं थोड़ा सा मोटिवेट ही हो जाऊंगी कि मेरे 68% ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। देखते हो इट मीन्स कंटेंट तो तुम्हें पसंद है बट सब्सक्राइब नहीं करते। कोई ईगो इशू नहीं है, कोई ईगो नहीं है, मेरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है मेरे चैनल पर, और मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूं जो मेरी वजह से टॉपर्स क्रिएट होंगे या निकल के आएंगे बाहर, जी नहीं, मैं इतनी ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं बस इतनी प्रतिभाशाली हूं कि मैं आपको हेल्प करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।